इसका मतलब है आप लोग वाकई पक्के हो चुके हुए हैं और आपने सोच लिया है कि जितना मर्जी बोरिंग भी लेक्चर हो जाए हमने फिर भी पढ़ते रहना है। कल मैंने आपको बताया था कि कल हमें बहुत सारी डेफिनेशंस कवर करनी थी कि उस तरह की कंपनियां, उस तरह की कंपनियां, तो वो हमने आखिरी बोरिंग बात एक ही दिन करनी थी, वो हमने कर ली है। लेकिन उस बोरिंग बात के दौरान अचानक से हमें आपकी एक स्किल के बारे में पता लगा जिसमें आप ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हुए ना कमला से जाते हैं। कल आप लोगों को मैंने मल्टीप्लाई करने का कहा तो जवाब 10 बिलियन भी आया, 100 बिलियन भी आया, 1 ट्रिलियन भी आया। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी एक्टिविटी की और फिर आप लोगों को एक होमवर्क दिया। क्या मैं रैंडमली कोई एक दो बंदों के रजिस्टर को चेक करके ज़रा अंदाज़ा लगा सकता हूँ? नहीं सर, वो तो मैंने किसी और रजिस्टर पे किया, पर उस रजिस्टर को फाड़ के फेंक दिया था। ठीक है जी, ये भाई बड़े जोशो खरोश से रजिस्टर खोल रहे हैं। आपने किया हुआ है? दिखाएं। मैंने पढ़ के सुनाना है और आप लोगों ने बताना है कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा। जो पहली वाली लंबी चौड़ी फिगर थी उसको इन्होंने बताया है 1 खरब 23 अरब। अरब अलिफ से होता है, ये एन वाला अरब वो अरबी वाले अरब होते हैं, तो अलिफ रे से। खैर, 1 खरब 23 अरब 45 करोड़। वो है, ये ज़रा मुश्किल है जी, मुझे भी नहीं पढ़ना आता। सड़सठ अब उन्होंने लिखा है, लेकिन वो जाहिर है वो लफ्ज़ भी मुश्किल है, ऊपर से 67,87,10 100 तो नहीं होते, 87,000। कहाँ थे आप? नंबर किधर है? नहीं, ये तो कुछ 10, 100 और 1100 और 213। नहीं, ये तो ज़रा मामला कुछ नाजुक हो गया। अच्छा, जो मैं शुरू में बोलना शुरू किया था कि आप सहमत थे उससे? नहीं, अवाम के चेहरे पे मायूसी पाई जाती है। इंग्लिश में देखते हैं। 12 क्वाड्रिलियन 345 ट्रिलियन 678 बिलियन 910 मिलियन 111,213। क्या ये जवाब मैच कर रहा है किसी से? पक्की बात है। इन्होंने ट्रिलियन से आगे क्वाड्रिलियन यूज़ किया विच एग्जिस्ट, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखी जा रहे? ये बहुत दूर चले गए हैं भाई। ये मैं पढ़ रहा हूँ वो वाला नंबर 1 2 3 4 5, वो वाला 12 तक था। तो ये एंड पे 13 दिखाएंगे, नंबर में 12 तक लिखा हुआ था। हाँ, तो ये भाईजान ने जोशे जज्बात में उसको 13 भी लिख दिया। ठीक है, तो ये इनका कसूर नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे नोट करते हुए सामने 12 तक लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब 13 आपने जो है ना शायद, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ। चलें, इसमें तो एक एरर हो गया। आगे था बड़ा प्यारा नंबर, वो जिसमें बहुत सारे 9 और बहुत सारे ज़ीरो थे। इन्होंने लिखा है 9 खरब 90 करोड़ 99 लाख 90। नहीं, 90 ट्रिलियन 90 बिलियन 990 मिलियन 9,900 90 नहीं भाईजान, कुछ गड़बड़ है अभी। पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा से सुननी होगी। अगर आपने फिजिकल ऑनली में भी रजिस्टर कराया हुआ है तो यूट्यूब पे पहला हफ्ता हम डाल रहे होते हैं, उसको ज़रूर सुने। ये जो कॉमे किस तरह से लगाने हैं ये सही, यहाँ पे भी सैंपल सही नहीं रहा, सैंपल की तलाश। हाँ जी, यहाँ किसी ने कोई कागज़ पे, आपने टैब पे किया हुआ है? चलें, ये इस पे ये किताब को देख लेते हैं। ठीक है जी, पहले वाले में 123 ट्रिलियन 450 बिलियन 56, अच्छा 56 लिखा हुआ, सॉरी, वो 56 बिलियन एंड 1 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। आगे चलते हैं। दूसरे वाले में 90 ट्रिलियन 90 बिलियन 990 मिलियन 90। तो दूसरा सैंपल भी खतरनाक हो गया।
सैंपल नंबर 3। अच्छा, कहीं आप इसलिए तो नहीं गलत कह रहे कि आपका भी गलत है? कोई तो होगा, कहीं तो होगा। 123 ट्रिलियन 456 बिलियन 789 मिलियन 1 लाख, ये रंग नंबर है। मिलियन शिलियन में लाख नहीं आता, ये लाख उर्दू इंडियन सिस्टम है, यहाँ 100,000 बोलते हैं। तो इसको पढ़ना था 101,112। ठीक है, तो ये भाई बड़े अच्छे जा रहे थे, बस वो 1 लाख बीच में आ गया, लेकिन ठीक है, मतलब सब्सटैंशियली ओके है। अब दूसरा वाला नंबर पढ़ते हैं। 900 ट्रिलियन 909 बिलियन 990 मिलियन 9 लाख, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वैसे। 9 लाख भी नहीं होता, लाख भी नहीं बन रहा, ये 1000 है, तो ये 9,000 आपने लिखा 9,90,000, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो ये 9,000 और 90 है। ठीक है, ये सैंपल हमारा तकरीबन 90% एक्यूरेसी पे था। हाँ जी, आगे वाले हजरात। भाईजान, आपने वचन दिया था कि आप क्लास के एक अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे। होमवर्क कहाँ है? घर पे दिखाए ना। मगर सर वो तो होमवर्क है, वो तो घर पे है। ये भाई तो नहीं बचेंगे। ये भाई ने जो कहा था कि मैं आग लगा दूंगा, मैंने ना लुट मचा देनी है। होमवर्क लिखिए सारा काम। बस ठीक है, लेकिन अच्छा भी तो होना चाहिए ना। नहीं, वो तो लिखा है, तो ये भी तो होमवर्क था। ओके सर, ये सरकारी होमवर्क नहीं था, ये तो जो है ना कोई फजूल सी बात थी। बेचते होंगे आप लोग मार्केट में जाके, वहाँ पे लोग कहेंगे यार ये किस किस्म के ऑडिटर आ गए, किस किस्म के अकाउंटेंट हैं। तो अपने जिस मुल्क में रहते हैं, अभी चलें इंग्लिश सिस्टम की आप आती हैं, इंग्लिश कौन सा मैंने सही जवाब देख लिए सारे। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। एक दफ़ा वो नंबर मुझे बता दें ताकि हम एक दफ़ा उसको देख लें और आगे चलते हैं। आप लोगों ने टेस्ट बुरी तरह से नाकाम किया है। पहले वाला लिखा हुआ था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इंग्लिश सिस्टम 3-3 का। यहाँ से नहीं लिखना शुरू करना, यहाँ से करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हंड्रेड्स हैं, ये थाउजेंड्स हैं, ये मिलियन है, बिलियन है। तो 123 इसको इकट्ठे बोलना है। 123 ट्रिलियन 456 बिलियन 789 मिलियन 101,112। अब एक काम करते हैं, शायद ऊपर वो ऐड करने से आपको कंफ्यूजन होती है, हम नीचे ही डबल डबल वाली सीरीज भी कर लेते हैं, हिंदी या पाकिस्तानी सिस्टम। ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है, खरब होता है। आगे क्या होता है? ठीक है, नहीं आगे का पता, ओके, ऐसे कर देते हैं। 1234 खरब 56 अरब 78 करोड़ 91 लाख 1,112। डन। अब वो 9 वाला लिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिजिट है, आपने ठहर ठहर के मुझे बताना है। 9 009 009 009 9 000 90 90। ऐसे ही है। जी सर। तीन डिजिट है, 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन। 90 ट्रिलियन 90 बिलियन 990 मिलियन 9,090। वो भाई यहाँ पे आके थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, वरना वो अच्छे चल रहे थे। और अगर इसी को ही पाकिस्तानी सिस्टम में बात करें, अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे। 100 1000 लाख करोड़ अरब और खरब। 900 खरब 90 अरब 99 करोड़ 9,000
90। और अगर ज़्यादा खालिस उर्दू में बोलना है तो 90, 9090। पुरानी जो उर्दू है ना उसमें ज़रा थोड़े से अल्फाज इस तरह से होते थे। तो क्लियर? पिछले दिन हमने पढ़ा, असल में जो पढ़ा, जैसे भाई ने कहा सर होमवर्क मेरा पूरा है, ठीक है, बाकी आपने जो बात की वो तो पता नहीं क्या थी, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। हाँ जी, आपने पढ़ा कंपनियों के बारे में। सबसे पहले हमने हासिल की जानकारी 3 तरह की कंपनियों के बारे में। एक को हम कहते हैं गारंटी लिमिटेड, एक को हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर, एक को हम कहते हैं अनलिमिटेड। उससे पीछे हमने एक बड़ा सेटअप देखा था हर तरह की कंपनी, वो क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट हर तरह की कंपनी को कहते हैं। कौन सी 3 तरह की कंपनियां इसमें शामिल होती हैं? एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी लॉ वाली कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अगर किसी और लॉ ने किसी और सेटअप को अपने अंडर कह दिया कि ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैच्यू, किसी और लॉ ने, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस अगर 1962 कह दे, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 कह दे, मुदारबा कंट्रोल एंड फ्लोटेशन ऑर्डिनेंस 1981 कह दे, कोई भी कानून कह दे, तो वो उस कानून के तहत रजिस्टर होंगे। तीनों बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल हैं, 2 नहीं शामिल। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने लॉ में रजिस्टर हो वो शामिल नहीं, और जो को फेडरल गवर्नमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर कह दे कैसे नहीं काउंट करना, उसे काउंट नहीं करना। मिनिस्टर कहे, मैंने कल इसीलिए बताया था कि ये बेसिकली इसहाक डार की ख्वाहिश थी कि मुझे पावर मिले, लेकिन वो इस सेक्शन के इफेक्टिव होने से पहले ही जो है वो पावर छोड़ के जा चुका था। जी अब क्या है? पर लोगों को सुधार। अच्छा, पर लोगों को, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। फॉरेन कंपनी पड़ी? ये फॉरेन कंपनी किस किस्म की कंपनी है? पहली अहम निशानी है कि मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो, पाकिस्तान में रजिस्टर ना हुई हो। फिर कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजॉन ऑफिस खुद मौजूद हो, एजेंट मौजूद है, फिजिकल मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, या किसी और तरीके से जो बता दिया जाए उस तरह से मौजूद हो। अगर डेफिनेशन ना होती तो हम सादा अल्फाज में लिख लेते, चूंकि डेफिनेशन है तो हमने हुबहू लिखना है, लेकिन सादा अंडरस्टैंडिंग ये है कि एनी कंपनी, पूरी दुनिया की कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है, वो फॉरेन कंपनी है। यानी वो सादा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रही, बॉडी कॉर्पोरेट की स्पेशलाइज किस्म बन गई जिसका क्या नाम है? फॉरेन कंपनी। लाइजॉन ऑफिस कोऑर्डिनेशन ऑफिस होता है, जिस तरह से ACCA की मैंने एग्जांपल दी कि ACCA यूके पे बैठा है, लेकिन पाकिस्तान में उनको कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जहां लोग जाके मशवरा लेते हैं, आइडिया लेते हैं, और वो उसको यूके वाले अपने ACCA से कनेक्ट करवा देते हैं। तो इस तरह के जो ऑफिसेज हैं वो लाइजॉन ऑफिस कहलाते हैं। लाइजॉन बेसिकली कोऑर्डिनेशन को कहते हैं, कनेक्ट करने को कहते हैं। सर एक और बात, ये जैसे YouTube या Google या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, AliExpress, जी बिल्कुल ऐसी ये कंपनी में शुमार हो? जी, अब अगेन ये अगर अपने मुल्क में रजिस्टर हुए हैं कंपनी के तौर पे, और नंबर 2 पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट हुए हुए हैं, पाकिस्तान में तो कनेक्ट हुए हुए हैं। यूट्यूब के अपने बहुत सारे लाइजॉन ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे, मतलब ये सारी कंपनियां चूंकि बिजनेस कर रही हैं हर तरफ से, तो चूंकि ये वर्चुअली हमसे बिजनेस कर रहे हैं, हमसे पैसे कमा रहे हैं, हम उनसे पैसे कमा रहे हैं, तो ये सारी की सारी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगी। लेकिन शायद अफ्रीका में मौजूद एक ऑनलाइन वीडियो चलाने वाला नेटवर्क जिसका मुझे पता भी नहीं है, मैं उसे फॉरेन कंपनी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान से कनेक्टेड है किसी तरीके से, 6 तरीके हमने पढ़े हैं। खुद ऑफिस डाल के बैठे हो, लाइजॉन ऑफिस डाल के बैठे हो, अपने सेटअप के साथ बैठे हो, एजेंट के थ्रू बैठे हुए हो, फिजिकल बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, यानी किसी भी तरीके से पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप फॉरेन कंपनी है। तो इनका कोई ऑफिस वगैरह तो नहीं है पाकिस्तान में? हो भी सकता और नहीं भी, डेफिनेशन के अंदर एक ऑफिस की ऑप्शन भी है। असल में हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह ये रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई लॉ बनाएंगे ना कि टैक्स ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, तो हम कहेंगे पाकिस्तानियों कंपनियों को तो ऐसे लगेगा और फॉरेन कंपनियों को ऐसे लगेगा। तो उस वक्त फिर हमें बताना होगा कि फॉरेन कंपनी क्या पूरी दुनिया को टैक्स लगा दिया? हम कहेंगे नहीं, दुनिया की वो सारी कंपनियां जो पाकिस्तान में इन 6 में से किसी तरीके से मौजूद है
उनको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे, और फिर जो फॉरेन कंपनी का रूल है हम उन पर भी अप्लाई करें। भाई ये कंपनियों ने अपने सालाना अकाउंट्स उठा के रजिस्ट्रार को भेजने होते हैं, तो जो गैर मुल्की कंपनी है वो उसमें जो फॉरेन कंपनी होती है उन्होंने भी अपने अकाउंट्स भेजने होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि डेफिनेशन आई कि अपने हमें क्यों बताई, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो सेक्शंस ही नहीं है कि फॉरेन कंपनियों ने करना क्या होता है। तो ये डेफिनेशन पी जा सकती थी, माइनस कर सकते थे। मैंने इस टाइम पे बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा उनको कहा है कि भाई आने वाली स्कीम में जो नया पेपर आप लेके आ रहे हैं कम से कम ये 2 डेफिनेशन माइनस कर दें, क्योंकि ये 2 डेफिनेशन हम दोबारा यूज़ भी नहीं करते कहीं। एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से कंपनी समझ आई होती है, हम अचानक से उसको मार्फत की गहराइयों में ले जाते हैं कि जी अच्छा फॉरेन कंपनी यूँ होती है और बॉडी कॉर्पोरेट यूँ होती है। ये दोनों डेफिनेशंस का पूरे हमारे सिलेबस में कोई किरदार नहीं है। सिर्फ बस एक दिन पढ़ी थी और पढ़ के साइड पे फेंक दी। तभी मैंने कहा था कि बोर देना है, बस पढ़ लिया है, बस मुसीबत समझ के पढ़ लिया है, रट्टा लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पेपर में ये डेफिनेशंस काम नहीं आती। डन। हमें इन्फॉर्मेशन तो मिली है, असल में इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर 550 सेक्शंस है, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी दी जा सकती है, लेकिन एक सिलेबस का एक स्कोप होता है कि आप वो डेफिनेशन दें जिनको फिर आप आगे यूज़ करें और फिर उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हों। तो अगर एक डेफिनेशन है और सिर्फ एक डेफिनेशन है और पता ही नहीं कि उसका इस्तेमाल क्या है, तो फिर वो सिर्फ रट्टा रह जाता है। तो बस दुख ये है कि एक कैफ 7 लेवल का पेपर है, मैच्योर पेपर है, कम से कम इसके अंदर वो चीज़ डालें जो प्रैक्टिकली यूज़ भी हो रही हो, क्योंकि पता तो सब लग ही जाना है। फाइनल में जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर उसमें 35 लॉज है, उन 35 लॉज में से एक का नाम कंपनीज एक्ट है जिसमें 550 सेक्शंस है। उन 550 सेक्शंस वाले कंपनी लॉ के 70 सेक्शंस का स्मार्ट फॉर्म कंपनी लॉ के अंदर है। तो हमने तो इतना कुछ पढ़ना है आगे जाके। ये जो भी मैंने कहा ना बॉडी कॉर्पोरेट, तो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 वो भी सिलेबस में, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 वो भी सिलेबस में, मुदारबा फ्लोटेशन कंट्रोल ऑर्डिनेंस और उसके अपने रेगुलेशंस वो भी सिलेबस में। तो हम जो बात पढ़ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ लिखा हुआ ना एज मे बी स्पेसिफाइड, आज तो बचत है, फ्यूचर में उसका कोई ना कोई रेगुलेशन लॉ या इस तरह की चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है। तो अगर तो सिर्फ जानकारी देनी है तो वो CA फाइनल में बहुत मिल जाती है। उस वक्त आप मैच्योर भी होते हैं, आप इंडस्ट्री में भी बैठे होते हैं, आपको समझ भी आती है। इस लेवल पे एटलीस्ट उतना बताएं जितने से काम चल जाए। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर एक डाले वाला है और एक साइकिल वाला है, इनकी आपस में टक्कर हो जाए, अगर तो कसूर साइकिल वाले का है तो साइकिल वाले की पिटाई होगी, और अगर कसूर डाले वाले का है तो भी साइकिल वाले की पिटाई होगी। तो हम वो साइकिल वाले हैं और कानून वो डाले वाला है। तो इसलिए बहुत सारी जगह पे अगर आपको लगे कि हम सही हैं या ये क्या बात है, ये इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, तो आपके जज्बात अपनी जगह होंगे, मैं उसका एहतराम करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा भाई सुननी उनकी है जो मजबूत है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ बनाने वाले मजबूत होते हैं और फिर हमने उस लॉ की उस तरह से कंप्लायंस करनी होती है। हमारा इख्तिलाफ राय हो सकता है, हम ये कह सकते हैं ये सेक्शन ऐसे क्यों है, हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने वो सेक्शन वैसे ही याद करना है और पेपर में वैसे ही लिखना है। डन। तो बस ये जुमले याद रखने हैं ताकि जहाँ पे भी आप ज़रा आपके अंदर बगावत आना शुरू हो जाए तो मैं आपको फ़ौरन से ब्रेक लगवा दूँ कि डाले वालों से पंगा नहीं लेना, जो कानून शानून वाले। हाँ जी, फिर हमने कंपनियों की 3 किस्में पढ़ी। कुछ शेयर्स से लिमिटेड होते हैं, कुछ गारंटी से लिमिटेड होते हैं और कुछ अनलिमिटेड होते हैं। जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है भला? जितनी अनपेड अमाउंट है, अदरवाइज मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। सारा मुद्दा कंपनी पे, कंपनी को आएंगे, उस डब्बे को जला देंगे, उसमें से पैसे निकाल के ले जाएंगे, लेकिन डब्बे के मालिकों तक नहीं पहुंचेंगे। एक सूरत में पहुंचेंगे, अगर कोई मालिक अपने हिस्से का 50,000 डब्बे में डालना भूल गया था तो डब्बे में जितना शॉर्ट होगा, यानी कि जितना अनपेड होगा, वो हम ओरिजिनल बंदे से लेंगे, अदरवाइज ओरिजिनल बंदे को हम पैसे नहीं वो करेंगे। अगर कुछ लोगों को ये डब्बे वाली एग्जांपल नहीं समझ आ रही तो हमने डे 2 ऑफ द लेक्चर्स पे एक डब्बे के थ्रू कंपनी को समझाया था। तो अगर पीछे का लेक्चर रहता है तो यूट्यूब पे साथ साथ पढ़े हुए हैं पहले हफ्ते के लेक्चर्स, तो सेकंड लेक्चर को देख लें, तो उसमें मैंने एक पूरा प्रोसेस समझाया था, समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर डब्बा लिखा था। फिर आगे गए, गारंटी लिमिटेड पढ़ी। इसमें क्या लायबिलिटी होती है भला? जितनी अमाउंट ऑफ गारंटी उन्होंने की है वहाँ तक होते हैं और उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है। इस कंपनी में ज़्यादातर शेयर्स नहीं होते,
ज़्यादातर ये जो स्पोर्ट्स फिटनेस क्लब्स वगैरह हैं ये इस तरह की कंपनी में होते हैं। जब 10-12 बिजनेसमैन अपना अपना बिजनेस करना चाहते हैं और मिलके वो एक कंपनी की छत के अंडर आना चाहते हैं तो वो बना देते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ताकि हर बंदा अपना काम धंधा करे और इन सब की कलेक्टिवली लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। और कहाँ तक? जितनी अमाउंट ऑफ गारंटी इन्होंने दी है, ये है सादा गारंटी लिमिटेड। इसकी नेक्स्ट फॉर्म थी कि है गारंटी लिमिटेड लेकिन हिस्से डाल दिए, शेयर्स भी ऐड कर लिए। अब लायबिलिटी हो जाएगी डबल, गारंटी की लायबिलिटी भी हो जाएगी और जो अगर अनपेड की है वो भी हो जाएगी। तो पाकिस्तान में 95% से ज़्यादा कंपनी हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तकरीबन 4.9999% कंपनियां हैं गारंटी लिमिटेड। और ये जो तीसरी कैटेगरी अनलिमिटेड, कोई खुशी से नहीं बनाएगा, कंपनी बनाते ही लिमिटेड लायबिलिटी के चक्कर में लोग। तो आज कंपनी बनाने लगे और आपको कहें कि आप अनलिमिटेड कंपनी बनाओ तो आप खुशी से नहीं बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां खतरा बहुत बड़ा होता है, तो वहां लोगों को डराने के लिए वो कह देते हैं कि आप जो लायबिलिटी रखेंगे वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी लोगों को बनानी पड़ती है। पाकिस्तान में मुश्किल से 3-4 एग्जांपल्स पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेंगी प्रॉपर अनलिमिटेड कंपनी की। कुछ ईयर्स पहले गोल्ड माइन इंटरनेशनल को उन्होंने कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह करते थे और डर ये था कि अचानक से लाखों रुपए का पैसा लेके ना भाग जाए, तो उसमें उन्होंने फिर उनको कहा कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाए। जो कोई आउटसाइडर कंपनी दूसरे मुल्क की पाकिस्तान में कोई मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रही होती है उसको ऐसा कह देते हैं। यूटिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने का कहती है तो गवर्नमेंट उसे कहती है कि आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो। तो आज की डेट में अनलिमिटेड कंपनी ना होने के बराबर है। अगर किसी पे एप्लीकेबल भी हो तो इतना बड़ा खौफ है कि वो कोई पैसे दे ला के कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट है और जो के इलेक्ट्रिक है कराची वाला जी, वो सेमी गवर्नमेंट है, कुछ गवर्नमेंट है और ज़्यादातर प्राइवेट है। उसमें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, काफ़ी साल से कहा हुआ है। ठीक है, वो एक अलग मसला है कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। जी, IPPs क्या हैं? IPPs मुख्तलिफ तरह के सेटअप बने हुए हैं जो एक टाइम पे गवर्नमेंट की मदद के लिए आए थे और गवर्नमेंट से फिर वादा किया था कि जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर आपने हमारे ऊपर क्रैकडाउन नहीं करना। कभी टाइम होगा तो उसकी कहानी भी समझ लेंगे, अभी तो ज़रा थोड़ा सा आगे तो पढ़ना है। सर, NPO जो होती है, जी जी हम कह सकते हैं कि वो सारी गारंटी लिमिटेड होती है? जी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं कि हम कह सकते हैं वो गारंटी लिमिटेड हैं। ज़रूरी नहीं, अगर उन्होंने अपना स्ट्रक्चर गारंटी वाला बनाया है तो वो, यानी कि ये कंपनी की चॉइस है वो अपना स्ट्रक्चर क्या बनाए। इंशाल्लाह कल हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख रहे होंगे कि कंपनी लॉ में वो किस तरह से काम करती हैं। लेकिन गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड बाय शेयर बनना आपकी चॉइस है। मेजॉरिटी लोग लिमिटेड बाय शेयर बनते हैं क्योंकि वो सिंपल, आसान होती है समझने में। गारंटी लिमिटेड एक थोड़ी सी यूनिक किस्म है, तो लोग उस तरफ नहीं जाते अनलेस कि बहुत प्रोफेशनल्स हो और उन्हें पता हो कि हमें फ़ायदा है। सर, एक क्वेश्चन था कि गारंटी लिमिटेड में आपने बताया कि 5-6 बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो उनको क्या फ़ायदा होता है कि वो एक कंपनी बना लें? उनकी लायबिलिटी कम हो जाती है ना, बच जाते हैं। ज़ाती अपने इंडिविजुअल बिजनेस में क्या होगी उनकी लायबिलिटी? अनलिमिटेड। लेकिन अगर वो सारे अपने आप को, फॉर एग्जांपल हफीज़ सेंटर पूरा का पूरा ये डिसाइड कर ले कि हफीज़ सेंटर एक गारंटी लिमिटेड कंपनी है जिसके 100 मेंबर्स हैं और हर मेंबर लाख रुपए के लिए लायबल है, तो उन सब लोगों को छत मिल जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी की। तो जब भी इस तरह का बिजनेस या इस तरह की कंपनी होती है जिसमें हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है, दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, जैसे हमने कहा ना ये स्पोर्ट्स और फिटनेस क्लब्स वगैरह, इसमें हर बंदा अपने तौर पे जिम्मेदार होता है, तो इस तरह के सेटअप्स में फिर सबसे अच्छा होता है कि वो गारंटी लिमिटेड कंपनी बनाए। सर, कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन में क्या? कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन में क्या फ़र्क है? कॉर्पोरेशन किसी भी किस्म की कंपनी को कहते हैं जिसका दूसरा नाम बॉडी कॉर्पोरेट भी है। इनकॉर्पोरेशन कंपनी को रजिस्टर कराने के प्रोसेस को कहते हैं। जी, तीनों तरह की कंपनियां समझ आ रही हैं। फिर हमने पढ़ी 2 तरह की और कंपनियां, वो कौन सी थी भला? प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां पढ़ी। पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट नहीं है, और पब्लिक की 2 किस्में पढ़ी थी, वो दोनों क्लियर है। फिर हमने पढ़ी प्राइवेट जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस हों। क्या थी? 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, ट्रांसफ़र पे पाबंदी है, और पब्लिक को इनवाइट करना क्या हो, शेयर डिबेंचर और इस तरह की चीज़ें खरीदो, वो मना है। जॉइंट मेंबर्स का क्या रूल है? जॉइंट शेयर होल्डर सिंगल कंसिडर होगा। ये 3 रूल समझ आए हैं।
जो 3 के 3 रूल्स अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख लेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त और कहेगा मैंने ये वाली कंपनी बनना है, वो बन जाएगा प्राइवेट कंपनी। जिसने इन 3 में से एक भी रूल ना लिखा वो फिर प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक कहलाएगा। प्राइवेट की खास किस्म भी पड़ी थी, सिंगल मेंबर कंपनी। 100% शेयर एक ही बंदे के पास होते हैं तो वही उस कंपनी का मालिक बन जाता है। सर ये सोल प्रोप्राइटर होता है, जी, जी। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जी, जी। तो यही जब चाहते हैं कि हमारी लिमिटेड हो जब जाए, सोल ट्रेडर ये चाहेगा कि मेरी लायबिलिटी लिमिट हो तो कंपनी लॉ ने उसको ऑप्शन दिया है कि तुम बगैर किसी पार्टनर को ऐड किए अकेले ही अपने आप को एसएमसी बना दो, सिंगल मेंबर कंपनी बना दो। पता है ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। कंपनी ना एक अलग वजूद है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, फ़िलहाल इदारा लॉस में है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले कब होते हैं? जब प्रॉफिट होते हैं, फिर टैक्स वगैरह के मसले आते हैं, कुछ इस तरह से करके। अब मैं इदारे में अगर अपने आप को सैलरी दूंगा, टैक्स आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, तो मुझे देने वाली सैलरी इनएडमिसिबल हो जाएगी। वो कहेंगे ये तो बिज़नेस का मालिक है, तो ये अपने आप को जो सैलरी दे रहा हो तो मजाक है, वो उस एक्सपेंस को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा, मेरा ज़ाती खर्चा। मैं अगर दूसरे मुल्क जाऊंगा, मेरा ज़ाती खर्चा। अब मैं काम करता हूँ, मैं कंपनी बनाता हूँ जिसका नाम है SBI SMC प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी सामने रख दी मैंने, मैं कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता हूँ। कंपनी मुझे सैलरी दे रही है उतनी जो साल में 6 लाख के अंडर आती है, तो कंपनी का उतना एक्सपेंस जस्टिफाई हो जाएगा और मेरी उतनी इनकम पे से टैक्स ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर कंपनी अपने एम्प्लॉय की गाड़ी में इसलिए पेट्रोल डलवा रही है कि वो एम्प्लॉय डेली कंपनी के काम करने के लिए निकलता है। खर्चा, गाड़ी तो मेरी नहीं है, गाड़ी तो कंपनी की है, तो फिर उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन वो भी एक एक्सपेंस बन जाएगा। तो गाड़ी जो उसमें पेट्रोल डल रहा है वो इसलिए डल रहा है कि कंपनी के एक एम्प्लॉई और कंपनी के एक डायरेक्टर के आने जाने के लिए कंपनी ने एक अरेंजमेंट कर रखा है। फिर अभी भी मज़ा नहीं आया, तो फिर मेरी मिसेस भी डायरेक्टर बन के कंपनी में ऐड हो जाएगी, फिर उसको भी 6 लाख जो जा रहे होंगे उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा। फिर कंपनी अपने 2 डायरेक्टर्स को अपने बच्चों समेत घूमने के लिए भेजेगी दूसरे मुल्क, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। तो ये मेरा ज़ाती लाइफ का खर्चा नहीं होगा, ये कंपनी का खर्चा होगा। वरना मैं जो कमाता उस पर टैक्स देता, और जो मेरे खर्चे हैं मैं सोचता कि खर्चे तो मुझे माइनस करने का टैक्स ने इजाज़त नहीं दी। तो अब ये मेरे खर्चे नहीं हैं, कंपनी के खर्चे हैं। तो अगर घर में मेरे इंटरनेट लगा होगा, तो कभी कभी अगर मैं कॉलेज ना आऊँ और घर बैठ के इंटरनेट पे ज़रूरी काम करना हो, तो वो कंपनी का खर्चा है। तो मैं अपने आप को छुपा लूँगा कंपनी के पीछे और बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग करना शुरू कर दूँगा। तो लोग कंपनी बना के अपनी शख्सियत को पीछे ले जाते हैं, और इस सब के बाद कुछ भी हो जाए, कंपनी पे बहुत बुरा वक्त भी आ जाए, पेड अप कैपिटल होगा 5 लाख, बच्चों के 2 करोड़ लेके गायब हो जाए। बच्चे आए वो कहें ये क्या है, ये क्या है जनाब, अदालत बीच पे हम कहें भाई कंपनी को वाइंड अप करते हैं, कंपनी में क्या पड़ा हुआ है 5 लाख। तो कंपनी बना के लोग इस तरह से, तो पाकिस्तान में लोगों को ना कंपनी यूं समझ आती है, वैसे जो मर्जी बता दे ना तो फिर नहीं समझ आती। जब ये कहते हैं ना ये हो जाना है, वो कहते हैं जैसे आप लोगों के चेहरे पे चमक आ गई, यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, ये तो इससे तो बड़ी गेमें हो सकती हैं। जी, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट आपको अगर इस तरह के ऑप्शन दे रही है तो आपको एक जाल में फंसा रही है। एक सोल प्रोप्राइटर जो सुकून से बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, जिसके रिकॉर्ड भी नहीं थे गवर्नमेंट के पास, उसने कहा यार ये तो बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है, मैं तो बच सकता हूँ, कंपनी बनाऊँगा, कंपनी बना के इन अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर होऊंगा, फिर इनको सालाना अपने अकाउंट भी भेजा करूँगा, फिर ये मेरे रिकॉर्ड भी चेक कर सकते होंगे, फिर मेरी इनकम जो है वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड भी होगी, फिर वो जो उनको चाहिए कि सेक्टर वाइज कितना पाकिस्तान इनकम कमा रहा है वो भी आएगा, तो हम रेगुलेट हो जाएंगे, यानी हमारा बिजनेस नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट लिमिटेड लाइबिलिटी का फ़ायदा दिखाती है, जिससे लोग कन्विंस होते हैं, वो अपने अनरेगुलेटेड बिजनेस, छुपे हुए बिजनेसेस को जाके इंदराज करा देते हैं। तो उनकी 2 नंबरियों से गवर्नमेंट को इतना नुकसान नहीं होता जितना उनके इंदराज कराने से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है। सर जिसका मतलब जो कंपनी रजिस्टर करवा रहा है सोल प्रोप्राइटर, उसका जाहिर सी बात है कुछ अच्छा बिजनेस होगा तो वो रजिस्टर करवाएगा ना, तो वो वैसे भी सालाना रिटर्न पे करता होगा। जी जी। तो उसको क्यों अपना वो जो है ना खुद गड्ढे में गिर रहा है? जी, वो घड़े में क्यों खुद गिर रहा है? जो अपने बिजनेस को छुपाना चाह रहा है। जो बिजनेस को छुपा रहा है वो तो टैक्स भी नहीं दे रहा होगा।
तो तभी तो गवर्नमेंट इस चक्कर में है कि जिनके बैंक अकाउंट है उन्हें पकड़ो, जिनको फलाना है, जो मुल्क से बाहर सफ़र कर रहे हैं उन्हें पकड़ लो, जिनने प्लॉट ले लिया उन्हें पकड़ लो, उन सबको इसलिए धक्के से उसमें लेके आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में लॉ बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहे हैं। 1% लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान में, 1%। कितना जुल्म है, ठीक है। 1% अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। जो सेल्स पे टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट को नहीं पहुंचता। ये जो सेल्स टैक्स है ये गवर्नमेंट तक थोड़ी पहुंचता है। आपने एक शैम्पू खरीदा, वो जनाब 120 का शैम्पू था, उसमें 20 रुपये टैक्स था, तो वो 20 रुपये तो दुकानदार का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि दुकानदार ने तो गवर्नमेंट को थोड़ी देना है 20 रुपये का टैक्स। तो प्रॉब्लम ये है कि सेल्स टैक्स जब बढ़ता है तो उससे चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी फ़ायदा नहीं होता। इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि वो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगता है। तो इनकम के ऊपर टैक्स देने वाले 1% लोग भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ऐसे मुल्क में फिर वो इसी तरह की पॉलिसियाँ ला के इस तरह से वो करते हैं, कभी एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं, कभी ज़मीन ख़रीदना मुश्किल बना देते हैं, कभी लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि किसी तरह से लोग बीच में आते चले जाएँ। सेल्स टैक्स से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है अगर उसकी कलेक्शन का मैकेनिज़्म कंट्रोल में आ जाए। वो क्योंकि मैकेनिज़्म कंट्रोल में नहीं है इसलिए गवर्नमेंट तक फ़ायदा पहुंच नहीं रहा। वरना सेल्स टैक्स एक बड़ा मज़ेदार तरीका है जिससे कंज्यूमर की जेब से पैसे निकले हुए गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचते। एसएमसी में जी, इनने का एसएमसी के अंदर क्या उसका पार्टनर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो मिनिमम 2 पढ़े थे। हमने पढ़ा था अदर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और इस स्पेशल वाली केस में 1। तो एसएमसी एक बंदे से बन सकती है। अदर देन एसएमसी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। सर ये एसएमसी का जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाए और उसके लीगल हेयर जो है वो एक से ज़्यादा है तो फिर इसको दूसरे टाइप में रजिस्टर। जी, अगर एसएमसी के मेंबर की डेथ हो जाए और बच्चे ज़्यादा हैं तो, और अगर उनको शेयर्स मिलने हैं तो क्या होगा, फिर हमें प्राइवेट कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा। 1-2 दिन बाद हम एक सेक्शन पढ़े होंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में क्या होगा। जी, हमने ये पढ़ा था कि कंपनियों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर आगे हमने पढ़ा कि कंपनियों की एक ज़बरदस्ती वाली टाइप है अनलिमिटेड कंपनी। तो मैंने ये नहीं कहा कि अनलिमिटेड कंपनी आप चॉइस से बना रहे हैं, उन्होंने एक कैटेगरी बना दी कि कंपनियों का जो नॉर्मल फीचर है उसमें से एक फीचर छीन के हम एक कंपनी बना रहे हैं और आपको वाजिब कर दिया कि इस सेक्टर में आना है तो आपको वो वाली कंपनी बनानी है। तो कंपनी का नॉर्मल फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई अगर पाकिस्तान में कई हज़ार कंपनियाँ हों और 4 की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो तो मैं उर्फ़ आम में क्या कहूँगा कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो बस तकरीबन उसी तरह से पाकिस्तान में हर महीने ऑन एवरेज 400 से 500 कंपनियां रजिस्टर होती हैं पर मंथ। फिर सारी कंपनियों ने ऑडिट कराने होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सारी पब्लिक कंपनियों को ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने करना होता है। और सारी वो प्राइवेट कंपनियां जिनका 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल है उनका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने करना होता है। और 3 मिलियन से नीचे भी या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने करना होता है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो ICMAP वाले हैं। तो आप लोगों को तो एक कारोबार सजा के दिया भाई कि अपने प्लेट में क्या आप बड़े हो जाएं, आप CA कर लें। तो इतनी बड़ी मार्केट है, हज़ारों कंपनियाँ हैं और फर्म्स 800 के करीब है। तो आप एक फर्म बना के आपको कहीं ना कहीं कंपनियों के अच्छे काम मिल जाएंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई तब करेंगे जब आप आर्टिकल्स भी कर लेंगे और पेपर पास कर लेंगे। आर्टिकल्स तब तक पहुंचेंगे जब कैफ कर लेंगे, और कैफ क्लियर करने के लिए ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो पढ़ाई शुरू करें, पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि जो है ना वो आप लोग बहुत दूर तक चले गए हैं। कंपनी लॉ की बाउंड्रीज ऐसे ही हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमने सिलेबस तक महदूद भी रहने की कोशिश करनी है। पहला वीक है, आपके जज्बात एहसासात का एहतराम करूँ। एक टाइम पे आपको भी समझ आ जाएगा कि अब तो सर ने कहना है सामने लिखा है, नहीं लिखा, ख़त्म कहानी। हमने कंपनियों की कैटेगरी समझ ली है। आज हमने 2 स्पेशल तरह की कंपनियों को समझना है और SECP और रजिस्ट्रार पे बात करनी है। जो ओरिजिनल थीम है वो हमारा यही था, लेकिन दामन वक्त में आप लोगों ने जगह उतनी छोड़ी नहीं। तो SECP और रजिस्ट्रार को फ़िलहाल स्किप करता हूँ और हम चलते हैं एक स्पेशल किस्म की कंपनी। मैं सोचा था पहले एक छोटा टॉपिक कर लेंगे, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर छोटे टॉपिक को पकड़ लेते हैं। कोई कमिटमेंट तो नहीं है आपकी कहीं जाने की। और ये हमें पता लग गया था हमारी अगली क्लास 3 बजे शुरू होती है और हमने कहा था हम कभी कभी इसका फ़ायदा भी उठा लिया करेंगे। डन हो गया। होल्डिंग सब्सिडरी, आप जगह जगह पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। होल्डिंग सब्सिडरी
क्या होती है ये होल्डिंग और सब्सिडरी? सुने कहीं जी फलाना होल्डिंग कंपनी है, फलाना उसकी सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग जो होल्ड कर रही है, सब्सिडरी जो अंडर मातहत आ रही है। इंसानों में रिश्ते होते हैं तो पता लग जाता है जी ये वालिदैन है, ये औलाद है, ये दादा है, ये पोता है। कंपनियां तो फिजिकल वजूद ही नहीं रखती। अब कंपनियों में अगर हमने तय करना है कि कौन सी कंपनी मालिक है और कौन सी उसके अंडर आ रही है, कौन सी कंपनी पेरेंट है, कौन सी उसकी चाइल्ड है, इसको पेरेंट भी बोलते हैं, उसको चाइल्ड भी बोलते हैं। तो फिर लॉ ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी की इतनी प्यारी डेफिनेशन है कि बंदा अशश कर उठता है। सुनिएगा, वो कहते हैं कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब वो दूसरी वाली कंपनी इस पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी। है ना मजे की डेफिनेशन? कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी हो। तो होल्डिंग तो नहीं बताया उन्होंने कहा अगर वो आपकी सब्सिडरी बन गई तो आप उसके होल्डिंग बन जाएंगे। तो हम एक शख्स को अब्बू तब कहेंगे जब कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा हो जो उनको अब्बू पुकारता हो। तो जब कोई ऐसी सब्सिडरी हो जिसके ऊपर कोई एक मेन कंपनी हो, तो अगर एक मातहत कंपनी जिसको हम कहेंगे कि तुम मातहत हो, तो फिर एक हाकिम कंपनी हम कहेंगे उसे जिसने उसको अपने अंडर मातहत बनाया हुआ है। इसका मतलब अब मुद्दा ये है कि एक कंपनी दूसरे को मातहत कैसे बनाएगी, अपने अंडर कैसे लेके आएगी। तरीका नंबर 1, मोर देन 50% शेयर्स खरीद लें। ये भी एक लीगल पर्सन है, इंसान है, वो भी एक इंसान है, और एक लीगल पर्सन कुछ भी कर सकता है, वो शेयर्स भी खरीद सकता है। तो अगर किसी भी वक्त एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, तो उस एस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स जिसके पास हैं वो एच कंपनी है। तो टेक्निकली जब मीटिंग्स में बैठ के फैसले होंगे तो सबसे ज़्यादा फैसला करने का इख्तियार कौन से मेंबर के पास होगा? एच के पास। तो अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले तो पहली क्या बन जाएगी? होल्डिंग, और दूसरी सब्सिडरी। क्या ये रूल समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दूसरा तरीका, ये तरीका नंबर 1 था। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हासिल कर ले, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की या रिमूव करने की। अगर एक कंपनी को इतना इख्तियार मिल जाए किसी भी वजह से कि वो दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये वाली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और ये वाली कंपनी सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल हबीब बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया, कंपनी से पूछा तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? उन्होंने कहा 10 लाख। तुम्हें लोन कितना चाहिए? 2 करोड़ का। तो कहेंगे इतना तो मैं भी पागल नहीं हूँ, शेयर कैपिटल है तुम्हारा 10 लाख, तुम फ्रॉड करके भाग जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पाबंद? 10 लाख के लिए, और मैं कितने पैसे दे रहा हूँ? 2 करोड़। तो ये तो गलत है। उन्होंने कहा जी हम आपको कोई भी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा ठीक है, मुझे एक तो फलाना तुम्हारे प्लॉट और वो वाली चीज़ों के ऊपर अपना राइट डेवलप करना है कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं बेच सकता हूँ। दूसरा मेरी एक शर्त है, तुम्हारे बोर्ड में 7 में से 4 डायरेक्टर्स मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि तुम लोग अगर सही ना चले तो नुकसान तो मेरा होना है। तो हो सकता है हबीब बैंक इस कंपनी को कहे कि तुम्हारे 7 में से 4 डायरेक्टर्स मैंने अपॉइंट करने हैं, वो मेरे बंदे होंगे। तो ऐसे में जब भी उस कंपनी की डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो वहाँ जो फैसले होते होंगे वो फैसलों में ज़्यादा अहमियत उन 4 डायरेक्टर्स की होगी। तो फैसले वही होंगे जो 4 डायरेक्टर्स कह रहे हैं, यानी कि जो हबीब बैंक कह रहा है। तो टेक्निकली हम मान सकते हैं कि हबीब बैंक दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर फॉर एनी रीज़न एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार आ जाए तो पहली बन जाएगी होल्डिंग और दूसरी हो जाएगी सब्सिडरी। क्या ये बात समझ आई है? सबको समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इत्तसलात और पीटीसीएल के केस में ऐसा हुआ था। इत्तसलात, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीसीएल को एक ज़माने में दे रही थी इत्तसलात को। इत्तसलात के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम पीटीसीएल को आपकी सब्सिडरी बना देंगे। इत्तसलात इंटरनेशनल कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, बाहर ऑपरेट करती थी। वो पाकिस्तान में पीटीसीएल में काफ़ी इंटरेस्टेड थी।
तो मुशर्रफ दौर में उनके साथ एक अरेंजमेंट ये हो रहा था कि आप आएँ, हम PTCL को आपकी सब्सिडरी बना देंगे। उनने कहा ओके, एग्रीमेंट बन गया। खबर लीक हो गई मीडिया में, मीडिया ने शोर मचा दिया और जनाब ये हो गया कि पाकिस्तान तो अपनी कंपनी बेच रहा है। पाकिस्तान PTCL को इत्तलात के अंडर देने लगा है, बेचने लगा है। तो मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा ली। उन्होंने कहा पता नहीं आजकल ये कौन से सहाफ़ी हैं, किस किस्म के लोग हैं, कानून का इन्हें पता कोई नहीं है, और आके कह देते हैं कि लो जी हम तो अपनी कंपनी बेच रहे हैं। आप आज जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें, PTCL के 65% 65% शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, 35% शेयर्स हैं बाहर लोगों के पास इंक्लूडिंग इत्तलात। तो अब ये कह के लोगों को जलील कर करके भेज दिया और कहा कि मीडिया वाले तो पागल लोग हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा कब हुआ? गवर्नमेंट के पास 65% शेयर्स हैं, इत्तलात के पास तो कम शेयर्स हैं। अब इत्तलात ने आके कहा भाईजान आपने उनको तो ये कह दिया, हमसे वादा किया था सब्सिडी बनाओगे। उन्होंने कहा हाँ 100%। और कैसे? उन्होंने कहा सारे डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नमेंट बन गई होल्डिंग शेयर होल्डर वाले रूल से, और इत्तलात बन गई होल्डिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वाले रूल से। अब कंपनियों में जो फैसले होते हैं वो दो लेवल पे होते हैं। कुछ फैसले डायरेक्टर्स लेते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स लेते हैं। कंपनी लॉ बता देता है ये उन्होंने करना है, ये उन्होंने करना है। तो जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें जो फैसले होंगे उसमें रेगुलेट करेगा इत्तलात, और जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी और उसमें जो फैसले होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग्स हो। जी आज की डेट में भी तकरीबन ऐसा ही है। इत्तलात के पास शेयर होल्डिंग कम है लेकिन कंट्रोल मैक्सिमम इत्तलात के पास है। लेकिन उस टाइम पे तो सारा ही कंट्रोल उन्होंने दे दिया था कि भाई 100% डायरेक्टर्स आप पकड़ लें। क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं? हम थोड़ा सा आगे जाके चैप्टर 3 में जाएंगे, अभी तो हमने बिल्कुल हल्का सा पढ़ा है। चैप्टर 3 में हम 11 किस्म के डायरेक्टर्स पढ़ेंगे। उनमें से एक दो ऐसे हैं जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। अभी मैंने कहा क्रेडिटर ने लोन देते हुए भी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। तो डायरेक्टर कई रूटों से आते हैं, एम्प्लॉइज़ में से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, क्रेडिटर भी कर सकते हैं, शेयर होल्डर भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे रूट हैं। तो एक फेमस रूट होता है कि शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन सिर्फ यही अकेला रूट नहीं है, काफ़ी रूट्स हैं। शेयर होल्डर की ज़्यादा चलती है, डायरेक्टर की जिस मीटिंग में शेयर होल्डर्स की मीटिंग है उसमें शेयर होल्डर्स की चलती है। जहाँ डायरेक्टर्स यानी जो फैसला डायरेक्टर्स ने करना है वहाँ शेयर होल्डर कुछ नहीं कह सकते। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स की मर्जी है, देना है या नहीं देना, शेयर होल्डर शोर नहीं मचा सकते। ऑडिटर अपॉइंट शेयर होल्डर्स ने करना है, डायरेक्टर शोर नहीं मचा सकते। तो लॉ ने डिफाइन कर दिया है कि कौन सा उनकी पावर और कौन सी उनकी पावर्स है। जी क्या दूसरा तरीका समझ आया? तीसरा तरीका सब्सिडरी की सब्सिडरी। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। शेयर हो गया। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। तो अगर आप एक कंपनी को सब्सिडरी डायरेक्टली नहीं बना सकते तो देखिए उसकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है, उसकी होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना दें, उसको अपने कंट्रोल में ले आएं, तो नीचे वाली कंपनी ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर इसराइल ने पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो वो अमेरिका को कंट्रोल करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान कंट्रोल हो जाएगा, है ना। सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कौन सी को गलत बात कर रहा हूँ? क्या पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है? आपको लगता है कि ये कैदी नंबर 804 ने पहली दफ़ा बताया? मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। ये आज थोड़ी है, अमेरिका तो बड़े अरसे से पाकिस्तान और मतलब इस हद तक के पाकिस्तान की मदद से उसने पूरी वॉर लड़ी है, 2 दफ़ा वॉर लड़ी है। एक दफ़ा अफ़गानिस्तान इराक़ पे पाकिस्तान से हमले करवाए हैं मुशर्रफ वाले दौर में, और एक बहुत पहले जब रूस को तोड़ना था तो अमेरिका ने आके पूरी इन्वेस्टमेंट की थी, तालिबान पे काम किया था, तालिबान जनरेट हुए थे, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़े थे और इन्होंने मिल के बाकायदा रिलीजियसली लोगों को मोटिवेट किया था, जहाद के किया था, और फिर जाके पूरे के पूरे ये जो रूस के टुकड़े हुए हैं इसमें मेन काम पाकिस्तान है। आप हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को। तभी तो फिर पाकिस्तान उन्हें कहता है कि भाईजान उस वक्त आपको जब वो था तो उस वक्त ये तालिबान सही थे और अब ये तालिबान दहशतगर्द हो गए हैं। तो खैर, तो ये सारे हक़ाइक़ हैं
इसमें हमें कैमरे से शर्माने की ज़रूरत नहीं। कैमरे से तब शर्माते हैं जब हम अपने मुल्क के अंदर किसी XYZ पर्सन का जिक्र करते हैं। देखिए मैंने कैदी नंबर 804 बोल दिया कि कानूनी तौर पे मैं नाम नहीं ले सकता, तो हम उतनी एहतियात ज़रूर करें जो पाकिस्तान वाली एहतियात है। तीसरा तरीका समझ आया, सब्सिडरी की सब्सिडरी। तो अगर आप किसी को कंट्रोल करते हैं और वो किसी को कंट्रोल करता है तो टेक्निकली जो सबसे नीचे वाला इदारा है वो भी सबसे ऊपर वाले इदारे के कंट्रोल में आ गया। तो ये 3 तरीके हैं किसी को सब्सिडरी बनाने के। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो 50% शेयर्स हैं ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब थ्रू लेयर्स, थ्रू लेयर्स। अब ये लेयर्स क्या चीज़ है? एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी आगे से एक सब्सिडरी है, उसकी मज़ीद एक सब्सिडरी है, उसकी मज़ीद एक सब्सिडरी है। होल्डिंग की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी। इसके नीचे ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है। तो एक होल्डिंग कंपनी के नीचे जितनी भी सब्सिडरीज आती हैं वो कहलाती हैं उसकी लेयर्स। तो एक कंपनी है जिसका नाम है वाई, इसने उसके खरीदे हुए हैं 20% शेयर्स, इसने उसके खरीदे हुए हैं 10% शेयर्स और इसने उसके खरीदे हुए हैं 30% शेयर्स। 30 जी, ये वाई कंपनी, इसने 20% खरीदे हुए, इसने 10% और इसने 30, तो 20 + 10 + 30। इसका मतलब है इस वाई कंपनी के 60% शेयर्स ये या इसकी लेयर्स कंट्रोल कर रही हैं। यानी इसने डायरेक्टली 20% और इनडायरेक्टली थ्रू लेयर्स 40% खरीदा हुआ है। तो वाई कंपनी खामखा इसकी सब्सिडरी बन जाएगी। हालांकि दुनिया की नज़र में सामने नज़र आ रहा है कि इसने सिर्फ 20% खरीदे हुए हैं, लेकिन इसने अपनी लेयर्स के साथ मिलके, अपने गुलामों के साथ मिलके जो शेयर्स खरीद रखे हैं इसके, तो टेक्निकली ये वाली कंपनी अब पहली वाली कंपनी की खुद ब खुद सब्सिडरी बन जाएगी। सर अगर वाई ऐसे कर ले कि मतलब कुछ के 10, 15 या 20 कुल मिला के 60% खरीद ले, वाई को इससे वो नहीं होता ना। देखिए वाई एक कंपनी है, वाई कंपनी ने अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, इसके खरीदे हुए, इसके खरीदे हुए और थोड़े थोड़े खरीदे हुए हैं, तो ये माना जाएगा कि वाई ने इन 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वाई थर्ड सब्सिडरी में उसके 60% एक्वायर किया हो, ठीक है जी, वाई ने अगर इस वाली सब्सिडरी के 60% एक्वायर किए हुए हैं तो ये मानना पड़ेगा कि इसके 50% से ज़्यादा शेयर्स ऊपर वाले ने नहीं एक्वायर किए हुए थे, तो ये वाई की सब्सिडरी बन गई। अब वाई और ये मिल के जहाँ पे 50% से ऊपर खरीद लेंगे वो भी सब्सिडरी बन जाएगी। तो होल्डिंग सब्सिडरी, हमारे सिलेबस के स्कोप में एक जुमला लिखा हुआ है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कैसे बनता है, और दे आर एक्सपेक्टेड कि हम पेपर में सिनेरियो से उनसे पूछ सकते हैं। को 25 साल में एक दफ़ा उन्होंने सिनेरियो दिया, लेकिन जब वो मूड में आए तो ऐसे मूड में आए कि 6 कंपनियां थी और 6 कंपनियों ने 6 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और उन सारों की टेबल, ग्राफ, चार्ट बना के आपने समझना था कि कौन कौन होल्डिंग सब्सिडरी बन रहा है और कौन कौन नहीं बन रहा। पहले कंपनी लेयर बन जाती थी, फिर आपको याद आता है लेयर बन गई, अब इसकी इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर लें, उसकी इन्वेस्टमेंट को ऐड करते इसके साथ एक और लेयर बन जाती थी, फिर वो लेयर और लेयर मिलके किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठे होते थे। तो जब आपको पास पेपर की वीडियो मिलेगी तो एक तो वीडियो मिलेगी नॉर्मल पूरे चैप्टर के पास पेपर, उतनी ही देर में एक और वीडियो होगी जो सिर्फ अकेले उस सवाल को समझा रही होगी। तो आई के अपने इस चैप्टर में से जो वाहिद प्रॉपर लॉजिकल सवाल पूछा वो वही है, बाकी उन्होंने ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग टाइप के सवाल पूछे, या टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 जो प्योर क्रैमिंग है, टाइप 2 जो देखने में लॉजिकल लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पूछा रट्टा होता है। क्या हमें होल्डिंग सब्सिडरी की कहानी समझ आ रही है? एक दफ़ा अंग्रेज़ी पढ़ लें इसकी, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं इसकी। होल्डिंग कंपनी, प्यारी सी डेफिनेशन, means a company which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब वो दूसरी वाली कंपनी इस पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी हो। तो होल्डिंग नहीं डिफाइन हुई, तो असूलन पेपर में पूछी जाने वाली भी नहीं है। सब्सिडरी कैसे कहते हैं? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी भी होल्डिंग कंपनी के तनाजुर में कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड,
अब ये मुश्किल सा जुमला आ गया तो नीचे उन्होंने बताया कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ इट कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। आपके पास शायद ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ रहा हो। तो कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करने का मतलब है डायरेक्टर को अपॉइंट करना या रिमूव करना अगर आपके पास पावर हो। देन exercise or control more than one half of its voting security either by itself or together with one or more of its subsidiary companies। अपनी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनियों के साथ मिला के, और एक कंपनी के नीचे की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लेयर्स कहते हैं। तो एक कंपनी के नीचे काफ़ी सारी लेयर्स हो सकती हैं। सवाल ये है कि एक कंपनी के नीचे कितने लेवल तक लेयर्स हो सकती हैं? जवाब ये है कि एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है, एक कंपनी के नीचे कितनी लेयर्स हो सकती हैं? अब हमारे सिलेबस से बाहर निकल गया। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सुनना है तो 7 लेयर्स हो सकती हैं, 7 से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी किताब लिखेगी एज में बी स्पेसिफाइड। क्या हमें होल्डिंग सब्सिडी समझ आ रहा है? होल्डिंग की डेफिनेशन, किसी कंपनी को होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब कहेंगे जब एक और कंपनी है जिसको हम उसकी सब्सिडरी कह सकें। यानी होल्डिंग बनने के लिए कम से कम एक सब्सिडरी होनी चाहिए, और जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसकी नज़र में आप एक होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कहा होल्डिंग कहेंगे उसको जिसकी कोई ना कोई सब्सिडरी हो। तो जब हमें सब्सिडरी समझ आ गई तो सब्सिडरी के कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद अब अगर इन 3 में से किसी भी तरीके से आप किसी को सब्सिडरी बना दें तो वो वाली कंपनी आपको प्यार से होल्डिंग कहा करेगी, और हम जो दूर बैठे हैं हम कहेंगे कि चूंकि वो नीचे वाली सब्सिडरी बन गई तो अब ऊपर वाली को क्या नाम देना शुरू कर दें। इसका मतलब है किसी को आप जब सब्सिडरी बनाएंगे तब आपका दर्जा बदल जाएगा और अब आप होल्डिंग। इसका मतलब है कि होल्डिंग या सब्सिडरी एक स्टेटस है, एक वक्ती टाइम बीइंग एक सिचुएशन है। पब्लिक या प्राइवेट आप शुरू में बताते हैं कि हम क्या बनेंगे, गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड बाय शेयर आप शुरू में बताते हैं रजिस्टर होते वक्त। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है आज से 2 दिन बाद एक कंपनी होल्डिंग बन जाए किसी की और 15 दिन बाद वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक वक्ती स्टेटस है जो आ भी सकता है और चला भी जाता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी होल्डिंग सब्सिडरी को लेकर? अब जब होल्डिंग सब्सिडरी हमें समझ आ गई तो एक कॉन्सेप्ट होता है होली ओन्ड सब्सिडरी। अल्फाज से बड़ा क्लियर है। होली ओन्ड का क्या मतलब लग रहा है? तो एक ऐसी कंपनी दूसरी कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी तब कहलाएगी जब किसी और बॉडी या जो भी और मामला है उसके सारे शेयर्स वो वाली कंपनी एक्वायर करके बैठी हुई हो। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी या किसी स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि किसी लीगल सेटअप की होली ओन्ड सब्सिडरी तब बन जाएगी जब उसके सारे शेयर्स, डायरेक्टर्स नहीं बोल रहा, सारे शेयर्स एक्वायर करके बैठी हुई हो कोई और कंपनी या कोई और लीगल बॉडी। तो जिसके 100% शेयर्स एक्वायर हुए हुए वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी उस कंपनी की जिसने 100% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आई? तो इतना कम पढ़ के तो नहीं मज़ा आएगा कि होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ें और जो है ना। तो एक डेफिनेशन है जो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है लेकिन इसके बहुत करीब की है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी समझ आ गया? आपने पब्लिक कंपनी टैक्स में भी सुना और यहाँ पे भी सुना। क्या मैंने यहाँ गवर्नमेंट बोला पब्लिक में? पब्लिक वो है जिसमें आवाम ज़्यादा आती है, प्राइवेट वो है जिसमें आवाम कम आती है। तो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को नहीं कहते, तो फिर गवर्नमेंट कंपनी को क्या कहते हैं? हमने तो वहाँ पे भी पब्लिक सुना हुआ है, पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे। तो कंपनी लॉ के अंदर जब मैं पब्लिक कंपनी बोलूँगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसे गवर्नमेंट नहीं समझना। लेकिन मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलूँ तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होगी? जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। सब्सिडरी कौन सी होती है? जो होल्डिंग के अंडर आती है। जुमले सुने मिलते जुलते लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर वो होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है और सब्सिडरी वो होती है। तो किसी को सब्सिडरी बनाने के जो रूल्स हैं वही किसी को पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाने के रूल्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी को पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाना होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी भला? उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेगी खुद ही अपनी लेयर्स के थ्रू। अब गवर्नमेंट में तो लेयर्स नहीं होती, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। तो अगर एक कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट अपने इदारों समेत खरीद ले तो दूसरी जो नीचे वाली कंपनी हो क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी।
यानी होल्डिंग सब्सिडरी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ आया ना। अब मैं वही कॉन्सेप्ट उठा के लगाना चाह रहा हूँ पब्लिक सेक्टर कंपनी पे समझाने के लिए। पब्लिक सेक्टर कंपनी को सब्सिडरी नहीं कहते, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना होगा तो या तो आधे से ज़्यादा शेयर्स पकड़ लेंगे उनके, या दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर किसी बॉडी के पास आ जाएगा। तो तकरीबन यही डेफिनेशन है। एक दफ़ा डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एक्सेप्शन देखते हैं। अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी कंपनी भले पब्लिक हो या प्राइवेट हो, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी या वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा सेटअप जिसके 51, अब मोर देन 50 को उन्होंने मजीद डेकोरेट कर दिया, 51%, उन्होंने जिसके 51% वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के पास हो या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास हो। तो गवर्नमेंट के अंदर कोई एजेंसी हो या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी लीगल बॉडी हो, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारों ने अगर किसी कंपनी के 51% कम से कम शेयर खरीद लिए तो नीचे वाली कंपनी बन जाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। और in respect of which the government or any agency of government or statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its director। या कोई और कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के पास उसके डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की मेजॉरिटी की पावर आ जाए। एंड इंक्लूड पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस बाय SCCP, और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी आ जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे क्या होते हैं वो भी हमने नहीं पढ़ा, वो हमारा इंशाल्लाह ताला कल का टारगेट है। क्या ये सारी बात, सारी सिचुएशन समझ आई है? पक्की बात है, घबराहट तो नहीं? एंड पे एक प्रोवाइजो दे दिया जो कि पता नहीं क्यों दिया है। जब इन्होंने कहा ना कि अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स ज़्यादातर हमने बिठाए हुए हों तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी, तो ये खुद परेशान हो गई, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, शायद आपको सुन के हैरत हो, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन हम इसको गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कहते, पब्लिक सेक्टर नहीं कहते। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह के किसी भी इदारे पे अगर गवर्नमेंट या SCCP या इस तरह की अथॉरिटी ने कुछ डायरेक्टर्स बिठाए हुए हैं तो उससे वो वाली कंपनियां खुद ब खुद पब्लिक सेक्टर नहीं बन जाएंगी। तो ये एक एक्सेप्शन उन्हें बतानी थी, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन, ये SCCP को कमीशन कहते हैं, ऑन बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ये जो स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे अगर कमीशन वाले, अगर गवर्नमेंट के इदारे वाले बंदे बिठा देते हैं, या कोई भी और एंटिटी या किसी भी और लॉ के अंदर अगर कुछ भी हो रहा है, शेल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर। तो स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह के किसी भी इदारे पे अगर गवर्नमेंट ने अपने कुछ डायरेक्टर बिठा दिए तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी। अब ये बिला वजह की डेफिनेशन बीच में आ गई। अगेन हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी का भी अपने पूरे सिलेबस में कुछ नहीं करना, बस इनका दिल कर रहा था तो इन्होंने सोचा हम डेफिनेशन दे देते हैं। तो ये डेफिनेशन समझ आई, 2 शर्तें बताई हुई हैं, 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स या आधे से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर तो पब्लिक सेक्टर बन जाएगी, और अगर स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह की किसी बॉडी के ऊपर डायरेक्टर बैठे हुए हैं तो वो काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस या टाइप ऑफ कंपनीज ऑफिशियली तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो दुख अभी भी है कि SCCP और रजिस्ट्रार जो हमने आज पढ़ना था, फिर टाइम देखते हैं तो टाइम में मार्जिन भी नज़र आता है, फिर लोगों के चेहरे देखते हैं तो उस पर भी एनर्जी नज़र आती है। पता नहीं क्या एनर्जी नज़र आ रही है हमें? घबराए तो नहीं बैठे? क्योंकि कल जुम्मे और जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा हमें जुम्मे की वजह से तो लेक्चर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो इसलिए कल हम शायद 2 टॉपिक ना कर सके, तो एक छोटा सा टॉपिक हो जाए। पोस्ट रिजल्ट में याद है वचन क्या दिया था पहले दिन? हमने कहा था हम पढ़ेंगे, आग लगा देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वो टॉपिक निकाल लेते हैं, सामने ही था। खूब ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, बस एक दफ़ा पढ़ के मुस्कुरा के आपने छोड़ देना है। SCCP एंड रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट के हर सेक्टर, हर महकमे, हर जगह कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे पाकिस्तान में अकाउंटिंग के मसलों को डील करने के लिए ICAP एक अथॉरिटी है, क्रिकेट के मसलों के लिए PCB है, टैक्स के मसलों के लिए
FBR, एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटियों के मसले देखने के लिए HEC। तो हर महकमे के ऊपर आपको अथॉरिटी नज़र आ रही है। हमारे कंपनी लॉ के महकमे के ऊपर SECP है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे सबका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होता है, इनका हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में है। ये गवर्नमेंट के कानून के तहत आती है। इसको कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर्स हासिल हैं, यानी ये रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है अथॉरिटी, ये बताती है कंपनियां कैसे चलेंगी। तो हम जो भी कंपनियां जो जो रूल्स पढ़ रहे हैं, इवन ये जो कंपनीज एक्ट 2017 है, ये भी SECP ने बनाया था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। याद है, हमने 1-2 दिन पहले जिक्र किया था। तो SECP यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको शॉर्ट में SECP भी बोलते हैं और शॉर्ट में कमीशन भी बोलते हैं। तो कमीशन या SECP वो अथॉरिटी है जो कि कंपनी लॉ को रेगुलेट करती है, लोगों को गाइड करती है क्या करना है और किस तरह से करना है। इस SECP के अंदर जो ऑफिसर है उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। रजिस्ट्रार एक इंसान है, SECP एक अथॉरिटी है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको समझ आ जाएगी, FBR अथॉरिटी है और कमिश्नर इंसान है। याद है कमिश्नर पढ़ा था, असिस्टेंट कमिश्नर, वो कमिश्नर, उस तरह का कमिश्नर। तो इसी तरह से SECP अथॉरिटी है और रजिस्ट्रार इंसान है। अब SECP के बारे में जल्दी से देखते हैं, वक्त कम है, लॉजिकल बात कम है, सीधी सीधी बात ज़्यादा है। SECP 1 जनवरी को पैदा हुए, ठीक है। इसने रिप्लेस कर दिया कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को। पहले अथॉरिटी का नाम CLA होता था, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। अब नया नाम क्या है? SECP। SECP के हेड ऑफिस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में है, विफाकी दारुल हुकूमत में इसका कैपिटल है। बाकी इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं, एक विफाकी कैपिटल यानी इस्लामाबाद में, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में। 4 प्रोविंसेस के नाम पता है? तो मुझे 4 शहरों के नाम बताएं जो उनके मरकजी शहर हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। तो 4 वो शहर हो गए। इस्लामाबाद में भी है, यहाँ इस्लामाबाद में 2 हैं, हेड ऑफिस भी है और रीजनल, और 3 और बड़े शहर यानी कि मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है कि वो अचानक से कहेंगे जी बताओ इन 4 में से कौन से शहर में रीजनल ऑफिस नहीं है। तो 8 शहरों में रीजनल ऑफिस हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सक्खर, फैसलाबाद। अगर आपको लगता है ये 8 शहर याद रखना मुश्किल है तो एक तरीका ये है कि आप ये 1 फेडरल, 4 प्रोविंशियल और 3 शहर याद रख लें। और दूसरा तरीका जो आपके लिए ज़्यादा आसान है, PSL की टीम्स में फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर लें। अगर PSL से कोई लगाव है तो PSL की वो जो 6 टीम्स हैं उसमें आपने 2 और नाम ऐड कर देने, फैसलाबाद और सक्खर। तो पेपर में सुल्तान नहीं लिखना, मुल्तान लिखना है। पता लगे आप कलंदर्स, और कलंदर्स में एक रीजनल ऑफिस है, एक सुल्तान में। तो वो जो 6 टीम्स हैं वो जिन शहरों की हैं वो शहर, और 2 इजाफी शहर फैसलाबाद और सक्खर। SECP हैज़ बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स अंडर कंपनीज एक्ट। Law has vested various powers to SECP. In addition to Companies Act, SECP is also empowered by SECP Act. यानी कि वो सिर्फ एक बात बता रहे हैं, बहुत सारी पावर्स है। SECP किन कंपनियों को चलाती है? 5 तरह की कंपनियों को। सादा कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मुदारबाज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो बैंक जैसा काम करती हैं लेकिन वो बैंक रजिस्टर नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो SECP के बारे में आपको बस ये बताना चाहिए कि मेन अथॉरिटी है, इसके कौन से शहरों में ऑफिस हैं वो पता हो, और कौन सी 5 तरह की कंपनियों को रेगुलेट करते हैं कंपनियां, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मुदारबा और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। याद रहेगा। इतनी सी ही डिस्कशन SECP की, और इससे भी छोटी डिस्कशन रजिस्ट्रार की है। रजिस्ट्रार, इन्होंने सोचा कि जो अलग अलग तरह के रजिस्ट्रार को बार बार डिफाइन करना है, एक ही दफ़ा आपको सारे ही रजिस्ट्रार बता दिए जाए। तो इन्होंने डेफिनेशन कुछ इस तरह से शुरू की। रजिस्ट्रार मीना रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। थक गए तो कहा और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय SECP। कोई भी और ऑफिसर जो इस तरह की हरकतें करता पाया जाए। तो रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी, असिस्टेंट। तो एक तो पहले आप रजिस्ट्रार काउंट करेंगे, फिर इजाफी। इजाफी में 2 तरह के आ जाएंगे, एडिशनल वाला और जॉइंट वाला, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, एडिशनल जॉइंट। फिर 2 नीचे के लेवल के रजिस्ट्रार की तरफ आएंगे, असिस्टेंट या डिप्टी। बंद हो गया।
किसी से पूछ लेते हैं, कौन से 6? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। छा गए? 6 कौन से हैं? एडिशनल रजिस्ट्रार, यहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, हाँ जी 6 नाम। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी, असिस्टेंट। एक रह गया, वो 2 जोड़ के होना था कोई इजाफी वाले। एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जल्दी से 6। जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, आई गेस हाँ असिस्टेंट ही मिस हो रहा था। असिस्टेंट। तरतीब तोड़ेंगे तो ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। आसान काम ये है कि पहले रजिस्ट्रार बोल दें, फिर वो जो 2 इजाफी वाले हैं वो बोल दें, फिर इन दोनों को जोड़ के बोल दें, फिर वो 2 जो छोटे वाले रजिस्ट्रार है वो बोल दें। इतना मज़ा आ रहा है तो वो भाई से पूछते हैं। जी ज़रा ये जल्दी से मज़े ले लेके बता दें। रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और ये कहने के बाद ब्रेक नहीं लगानी, फिर कहना है और such other officer as may be designated by SECB performing duties and function under this act। तो जो मुश्किल बात थी वो तो हमें क्लास में बैठे बैठे याद हो गई। ये करता क्या है? ये कंपनियों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। कंपनियां इसको अपने रिकॉर्ड जमा कराती हैं, ये कंपनियों पे छापे मार के इन्फॉर्मेशन देख सकता है, कंपनी से आके कोई चीज़ पूछ सकता है, कंपनी के ऑफिसर से मिल सकता है। कंपनियां सालाना अकाउंट्स इसे जमा कराएंगी, कंपनियां जो जो भी अपने पास काम करेंगी वो इस बंदे को जमा कराएंगी। तो ये डेटाबेस तकरीबन मेंटेन कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इसी बंदे के पास होगी जाके। ये वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा, ये कंपनी के रूटीन डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करेगा। इस पॉइंट को मैं होल्ड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन इन फर्दर चैप्टर, तो मैं इसलिए इसको भी नहीं वो कर रहा। ये मॉर्गेज एंड चार्जेस हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कैन कॉल द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी फॉर इन्फॉर्मेशन, एम्पावर टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सीज भी कर सकता है बुक्स। तो रजिस्ट्रार आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन देख सकता है, छापा मार सकता है, आपके रिकॉर्ड कब्जे में कर सकता है। तो SECP का वो ऑफिसर जो आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह और डेटाबेसेस को मैनेज कर रहा है, वो कौन है? रजिस्ट्रार है। इस लिस्ट को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो आपने रजिस्ट्रार को कम से कम 100 जगह देख लिया होगा, तो आपको पता लग गया होगा कि नॉर्मली क्या क्या काम करता है। तो यानी इस सफ़े में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वो शहर 8 आपको पता होने चाहिए, 5 कंपनियां कौन सी रेगुलेटरी हैं वो पता होना चाहिए, और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डन। तो आज हम लोगों ने जो लेक्चर के स्टार्ट में टाइम हमारा ज़्यादा लग गया था, हमने उसको कवर कर लिया। कल हमारी क्लास थोड़ी सी देर से स्टार्ट होगी क्योंकि 1:45 पे तो एन जुम्मे का टाइम चल रहा होता है, तो काउंट एट 2:15 से 3 बजे तक चले जाएंगे, 45 मिनट्स, क्योंकि 3 तक तो हमारे पास मार्जिन है इखलाकी। तो 2:15 से 3 बजे तक हम अपना कल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो कल का हमारा मेन टारगेट है, हम उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह।